राबिया, अरे उठो भी, मैं बाजार जा रही हूँ। तुम्हारे अब्बू और भाई आते ही होंगे फैक्ट्री से। खाना पूछ लेना, इनको पका कर रख दिया है। परवीन बेगम बड़ी सी चादर ओढ़ कर बटुए में रकम का इत्मीनान करती हुई जल्दी में बोली थी। अच्छा आप जाएं। राबिया की नींद में डूबी हुई आवाज कंफर्टर के अंदर से आई थी। और एसी बंद कर दिया करो, सारी सारी रात भी चलता है और फिर तुम दिन में भी फुल लगा कर लेट गई हो। परवीन बेगम रिमोट से एसी बंद करते हुए गुस्से से बोली थी। तौबा है अम्मी, मजाल है जो बेटी को आराम करता देख खुशी मिल जाए आपको। मैं सोचती हूँ मेरी सास क्या करेगी, आपने तो कुछ इनके लिए छोड़ा ही नहीं। राबिया कंफर्टर अपने इर्द गिर्द घुमा कर सीधा उठकर बैठ गई थी। चले जाएं, अब मैं अब्बू और भाई को देख लूंगी। आप जाएं अपनी दोस्त बुशरा के पास और करें शॉपिंग। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, अब कद्दू दाल लेने कौन दोस्तों के साथ जाता है। राबिया ने माँ को दरवाजे तक हाथ से पकड़ कर ले जाते हुए तनक कर कहा था। जब तेरा अपना घर होगा ना फिर पूछूंगी बचत कितनी जरूरी है। परवीन बेगम ने जवाबी हमला किया था। अम्मी, अगर मेरा शौहर फैक्ट्री का मालिक हुआ ना आपकी तरह, मैं तो 10 की जगह 100 देकर आऊंगी। बेचारे सब्जी वाले को जैसे आप 5-5 के लिए जलील करती हैं। राबिया ने अपनी दोनों चोटियां आगे करते हुए मजे से कहा था। अभी मैं जल्दी में हूँ, बुशरा मेरी राह देख रही है। आकर जुबान काटती हूँ मैं तुम्हारी जो इतनी लंबी हो गई है। परवीन बेगम ने बकायदा हाथ से नाप कर कहा था। राबी ने जुबान निकाल कर दिखाई थी। मेरा ख्याल है पहले ये काम ज्यादा जरूरी है। परवीन बेगम ने दुपट्टा सर से उतारा और दरवाजा बंद करते हुए कहा था। अरे नहीं नहीं अम्मू, चलें, सॉरी। राबी ने इनको दोबारा दरवाहिर की तरफ धकेला था। परवीन बेगम बेटी को प्यार करती हुई हंसती हुई चली गई थी। घर का हर काम परवीन बेगम खुद किया करती थी। आज भी राबी के पास म्यूजिक सुनने के अलावा कुछ करने को नहीं था। वो दोनों कानों में हैंड्स फ्री लगाकर छत पर आ गई थी। अब वो गाने सुनते हुए मजे से वॉक कर रही थी। मौसम अच्छा था, फिलहाल धूप नहीं थी, बादलों ने सूरज के आगे धरना दे रखा था। बमुश्किल 10 मिनट गुजरे होंगे जब एक पत्थर राबी की बाजू के साथ टकराया था। राबी ने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा था जहां एक खूबसूरत नौजवान, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी, इसने राबी को नीचे आने का इशारा किया था। राबी ने हैंड्स फ्री निकाल कर दुपट्टा सर पर लेकर नीचे का रुख किया था। वो दरवाजा खोलकर अब सामने खड़ी थी। इसने फकत सर हिलाकर और आंखों से आने वाले से सवाल किया था। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया। इस पर राबी ने अपने इर्द गिर्द देखकर गुड़िया को ढूंढा था। सामने खड़ा शख्स इसकी मासूमियत पर मुस्कुराया था। मेरा नाम जुहेब है, मैं आपके ताया अब्बू का इकलौता बेटा हूँ। 2 दिन हुए दुबई से आया हूँ। चाचू ने कहा मेरे घर के होते तुम किसी होटल में नहीं रुकोगे। तुम राबी हो ना? वालेकुम अस्सलाम जी। राबिया ने फौरन जवाब दिया था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जुहेब का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही राबी ने पीछे हटकर पूरा दरवाजा खोल दिया था। वह इसे टीवी लाउंज में बिठाकर फ्रिज से ठंडी बोतल निकाल कर लाई थी, बिना किसी गिलास के। बोतल देखकर जुहेब ने हैरत से राबी की तरफ देखा था, जो आराम से सामने पड़े सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ चुकी थी। जुहेब खुद से किचन से गिलास उठा लाया था। इसे कच्चन ढूंढने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा था। तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली गुड़िया, वही लापरवाही। वो एक सिप लेकर इसे सरता पैर बच्चों की तरह पुरसुकून सा बैठा देखकर बोला था। लापरवाही का तमगा लेकर राबी गुड़िया होश में आई थी। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? चले उठें, आपके पास आखिर क्या सबूत है कि आप मेरे ताया सफदर के इकलौते सपूत हैं? जो मुंह उठाकर मैंने आपको बिठा दिया। वाह वाह, आपके भी क्या कहने। और आप बैठ भी गए। और तो और किचन से गिलास निकाल कर बोतल भी पी रहे हैं। वो दोनों हाथ मुंह पर रख कर अपनी अक्ल पर मातम करने लगी थी। अम्मी ने कहा था अब्बू और भाई के अलावा कभी भी किसी मेल को घर में ना अंदर आने देना, और वो भी अकेले में, खास तौर पर। अरे ये क्या कर दिया राबी, तू तो गई आज। अम्मी नहीं बख्शने वाली आज मुझे। वो तेजी से उठी और जुहेब के हाथ से गिलास रखकर इसे जाने का इशारा किया। वो अपना एक मुख्तसिर सा बैग उठाकर घर से बाहर आ गया था। राबी ने खटाक से दरवाजा बंद किया था। वो हैंड्स फ्री लगाकर दोबारा ऊपर जाने को थी जब दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज आई थी। साथ ही दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो दुपट्टा ठीक करती वहां आई थी। जी कौन? कोई नहीं घर पर मेरे अलावा, अब जो भी हैं। अपनी समझदारी पर वो दिल ही दिल में निहाल हुई थी। दरवाजा खोलें आप ही, हम हैं। राबी से 5 साल छोटे वकार की आवाज आई थी, जो उम्र में 18 के लगभग था। इसने एफए के इम्तहानात के बाद तालीम छोड़कर बाप के साथ फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया था। राबी ने मजीद अच्छे से दुपट्टा लेकर नहायत अदब से दरवाजा खोला था। हैंड्स फ्री छुपाकर अब वो नहायत शरीफाना अंदाज अपनाए हुए थी।
आप ही आ लेने दें आज अम्मू को, आपकी ट्यूनिंग तो आज मैं करवाऊंगा ना। वकार बाप और जुहेब के हमरा अंदर आया था। बाप ने शफकत से सर पर हाथ रखा था, जबकि जुहेब ने इसका पीला पड़ता चेहरा देखकर अपने चेहरे पर हाथ से मुस्कुराने का साइन बनाया था। वो तीनों अंदर जा चुके थे। राबी भी दरवाजा बंद करके अंदर आ गई थी। अब वो सबके लिए खाना गर्म कर रही थी। सालन ओवन में रख कर वो रोटी तवे पर गर्म कर रही थी जब वकार वहां आया था। आप ही ये जुहेब भाई हैं, अपनी सादिया बाजी के शौहर। एक हफ्ते यहीं गुजारेंगे। वकार ने फ्रिज से पानी निकाल कर पीते पीते गोया खबर दी थी। तो मैं क्या करूं मेरी बला से, राबी ने गुस्से से कहा था। और अम्मू को तुम क्या बताओगे, याद रखना मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। वकार, अम्मू को तो वैसे ही मेरे साथ 36 का आंकड़ा है। वो उदास हुई थी। वो आती हैं तो अदालत लगवाता हूँ मैं। वकार 2 उंगलियां अपनी आंखों से इसकी आंखों की तरफ बढ़ा कर देख लूंगा का साइन बनाकर बाहर निकला था। अरे कहीं जुहेब भाई ने ये तो नहीं बता दिया मैंने उनको अंदर बिठा दिया था। जरूर इनकी ही करतूत है। चल बच्चू, इस अंकल जी का भी कुछ करती हूँ मैं, बस साबित हो जाए इन पर ये इल्जाम। वो हतमी फैसला करती अब खाना लगा रही थी। खामोशी से खाना खाया गया था। वो बर्तन समेट रही थी। इतने में परवीन बेगम एक हाथ में शॉपर पकड़े गर्मी से हाँफते हुए अंदर आई थी। जोहेब को देखकर वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो बहुत गर्म जोशी से मिली थी। अरे मेरा बच्चा, मेरी नाइला की आखिरी निशानी। परवीन बेगम अपनी मरहुमा बहन जो कि रिश्ते में इनकी जिठानी भी थी, इनके जिक्र पर आप दीदा हो गई थी। जोहेब ने इनको अपने साथ ही बिठा लिया था। राबी दोनों चोटियां घुमाती माँ के लिए ठंडा पानी लेकर आई थी। बेटा सादिया की सुनाओ, इससे मिल लिया, कैसी है वो? माशाल्लाह बहुत सादतमंद बच्ची है, बहुत साबिर। मजाल है जो भाई भाभीियों को जरा भी शिकायत का मौका देती हो। जब भी जाती हूँ कभी बच्चों को पढ़ा रही होती है, कभी घर का कोई काम। आय हाय, बिन माँ बाप की बच्ची है बेटा, हो सके तो साथ ले जाओ इस बार। बहुत चुपचाप रहती है, साथ ले चलो, अब तो 5 साल होने को हैं तुम्हारे निकाह को। हाँ नहीं तो जुहेब बेटा। परवीन बेगम ने राबी को लाया हुआ सामान लेकर जाने का इशारा करके जुहेब को देखा था। जी चाची, बस इसी सिलसिले में पहले आप लोगों के पास आया हूँ। मेरे बड़े तो आप ही हैं। मैं चाहता हूँ कल आप मेरे साथ चलें। बादशाह करके सादिया की रुखसती करवा दें, इसके कागज बनवा चुका हूँ। 2 साल से बस कुछ नया नया कारोबार था, तब सारा वक्त इसको देना ही मुनासिब लगा। मगर अब सब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दौरान राबी मुंह पर हाथ फेर फेर कर वकार को धमकी दे रही थी। वकार बदले में अभी बताऊं कर रहा था। कल बेटा हम चलते हैं आपके साथ, फिर अपनी बहू को लेकर आते हैं। परवीन तुम जरा तैयारी देख लो, कपड़े वगैरह। अभी रेस्ट कर लो, खाना खा लो, फिर राबी को साथ ले जाओ। अपनी भाभी के लिए अपनी पसंद का कुछ अच्छा ले लेगी। लड़कियों को एक दूसरे की पसंद का पता होता है। शफीक साहब ने बीवी को ताकीद की थी, जिस पर उन्होंने खुशी खुशी इस बात में सर हिला दिया था। बेटा माँ को खाना खिला दो, शफीक साहब ने जंगली बिल्ली बनी राबी का तसलसल तोड़ा था। अच्छा अब्बू। वो जल्दी से किचन में गई थी। परवीन बेगम हाथ धोकर खाना खाने बैठ गई थी। खाना खाकर सब कुछ देर के लिए सुस्ताने लेटे थे। जुहेब वकार के कमरे में सो गया था। 2 बजने को थे जब राबी इनको उठाने दरवाजे में खड़ी थी। वो सादा शर्ट और ट्राउजर पहने जमाई रोकता बाहर आया था। क्या बात है गुड़िया? अंकल जी गुड़िया। भाई बच्ची थोड़ी हूँ मैं जो हर वक्त बस गुड़िया गुड़िया। राबे नाम है मेरा, आप राबी भी कह सकते हैं अंकल। वो शरारती से अंदाज में दोनों हाथों से चोटियां हिलाती हुई बोली थी। असल में जब तुम पैदा हुई थी ना, तो तब मैं 10 साल का था। तुम जब भी रोती थी मैं चाची से लेकर तुम्हें पूरे घर में घुमाता, और तुम मेरे पास आते ही चुप कर जाती। तभी अम्मी को मैंने कह दिया था ये मेरी गुड़िया है। वो मोहब्बत से बता रहा था। मतलब मैं आपका खिलौना थी अंकल? इसने तंज किया था। नहीं गुड़िया, ऐसा नहीं कहते। सांस लेता इंसान खिलौना कैसे हो सकता है? मुझे भी गुड़िया जैसी बहन चाहिए थी, मगर मेरे बाद हमारे घर में दोबारा कोई खुशी ही नहीं आई। बस फिर अल्लाह ने मुझे तुम्हें दे दिया। वो मुस्कुराया था। इसकी खाली सी मुस्कुराहट ने एकदम राबी के दिल की धड़कन तेज कर दी थी। वो बिना कोई जवाब दिए बस माँ का बाजार जाने का पैगाम देकर खुद भी अबाया पहनकर गाड़ी में बैठ गई थी। वो चेंज करके एनस ठीक करता ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था, क्योंकि वकार ने ये काम आज इनको सौंपा था। वैसे शफीक साहब ही गाड़ी चलाते थे, मगर वकार भी कभी कभी अपना शौक पूरा कर लिया करता था। शफीक साहब घर पर ही रुक गए थे। तो चलें गुड़िया? वो पीछे राबी को देखकर मोहब्बत से पूछ रहा था। वो महज हूं करके खिड़की के बाहर देखने लगी थी। चलो बेटा, मैं अपनी बहू के लिए अपने सारे अरमान निकालूंगी आज। परवीन बेगम हस्बे आदत बटवा निकाल कर बोल रही थी।
ये रख लें चाची, ज़ुहैब ने अपना क्रेडिट कार्ड परवीन बेगम को देते हुए कहा था। अरे नहीं बेटा, मेरी बहू है तो मैं जानूं और वो, ये कार्ड वार्ड रखो तुम अपने पास। वो बुरा मुंह बनाकर बोली थी। ज़ुहैब भाई, मुझे और आपी को आप करवाना शॉपिंग, आखिर हमारे बड़े भाई की शादी है। वकार ने राबी की तरफ देखा था जिसने नफी में सर हिलाया था। गुड़िया रखो इसे। वो ना करती भी माँ के कहने पर इनकार नहीं कर पाई थी। वो कार्ड हाथ में पकड़कर दिल ही दिल में खुश हुई थी। माँ, हादी माँ के कमरे में आया था। जी बेटा, कोई काम था आपको? जी, वो कुछ चेक्स पर आपके साइंस की जरूरत थी। न्यू प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना है। ये महल नुमा कमरा जदीद तर्ज के सामान से मजीन अपनी मिसाल आप था। हर चीज कीमती और नायाब थी। हादी बेटा, जो भी है सब आपका ही तो है। फिर आप क्यों सब कुछ अपने नाम करवा कर मुझे साइन करने के झंझट से आजाद नहीं करते? सबीहा बेगम साड़ी का पल्लू पकड़कर उठकर बैठ गई थी। नहीं माँ, ये पूरा बिजनेस एम्पायर आपने डैड के बाद अकेले ही खड़ा रखा है। अल्लाह आपको मेरे सर पर हमेशा रखे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसी बहाने आप बिजनेस के सारे मामलात से बाखबर रहती हैं। ये तो आपकी मोहब्बत है हादी बेटा। वो मोहब्बत से हादी के चेहरे पर प्यार करते हुए बोली थी। सबीहा बेगम नहायत ही शफीक खातून थी, बहुत प्यार और मोहब्बत करने वाली इंसान। हादी की जान अपनी माँ में बसती थी। वो घर आते ही माँ का हाथ चूम कर सलाम करता और जाते हुए भी यही मामूल होता। इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे। वो खास इन साइंस के लिए घर आया था। अब वो दोबारा ऑफिस के लिए सड़क पर था। वो सिगरेट दांतों में दबाकर अब लाइटर की तलाश में डैशबोर्ड की तरफ मतवज्जा हुआ था। जाने कहां से एक लड़की बड़ी सी चादर लिए इसकी गाड़ी के आगे आकर रुक गई थी। उसने तेजी से स्टीयरिंग को घुमाकर इसे टक्कर लगने से बचाया था। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। अरे मरना ही है तो कहीं और जाकर मरे ना, मेरी ही गाड़ी मिली थी इस सादत के लिए। वो चुपचाप खड़ी हाथ में फाइल पकड़े गायब दिमागी से इसे देख रही थी। इसकी मोटी मोटी आंखें लाल हो रही थीं। गूंगी हैं आप? हादी पास होकर बरहम होता हुआ बोला था। नहीं नहीं, तो मुझे आज भी जॉब पर नहीं रखा उन्होंने। मामा मामी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर खुद कलामी में बोली थी। क्या जॉब जॉब चाहिए? बस जॉब के लिए ये कदम उठाने वाली थी आप मोहतरमा? हाँ हाँ, आंसू ज़ारों की तार इसके नरम गालों को भिगो गए थे। प्लीज रोना बंद करें, चलें उठें और बैठे मेरे साथ, मैं जॉब देता हूँ आपको। हादी काला चश्मा आंखों पर लगाता हुआ तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। वो आंसू साफ करती पीछे पीछे आई थी। हादी अपने ऑफिस में इस लड़की को अपने साथ अंदर लेकर आया था। इसने आते ही अपना लैपटॉप बैग टेबल पर रखा, अपना कोट उतार कर साइड पर हैंग किया और बैठ गया। आप भी बैठ जाएं, वो लड़की को इशारा करके बोला था। वो पुरसुकून सी फौरन बैठ गई थी। अपने बारे में बताइए, ये आपका जॉब इंटरव्यू है। उसने हाथ में पकड़ी फाइल हादी की तरफ बढ़ाई थी जिसे इसने लेकर रख दिया था। मेरा नाम उम्मे हानी है, मास्टर्स किया हुआ है। अम्मा अब्बा खाला की तरफ गए थे मगर अब तक वापस नहीं आए। रोड एक्सीडेंट। एक आंसू गाल पर आया था। इसकी आवाज में बला का एतमाद था। हादी इसे देख ना रहा होता तो वो कभी ये जान ना पाता कि वो रो रही थी। 2 साल होने वाले हैं, मामू की तरफ हूँ मैं। वो मजदूर हैं, घर नहीं चलता इनकी कमाई से। मैं बच्चों को घर में पढ़ाकर इनकी मदद करती हूँ, मगर ज्यादातर बच्चे अच्छे घरों से नहीं, फिर मैं इनसे फीस नहीं लेती। काफी अरसा तक ये बात मामी नहीं जानती थी। एक बच्चे की माँ मुझे मेरी इस नेकी पर दुआ दे रही थी। मामी ने सुन लिया, वो तब से मेरे पीछे पड़ गई हैं। सारे बच्चे हटा दिए हैं, कहती हैं ज्यादा पैसे कमा कर लाओ अगर इस घर में रहना है तो। जहां भी जाती हूँ इज्जत गैर महफूज लगती है। जमीर इजाजत नहीं देता। एक माँ से टाल रही थी। कल मामू से कहलवा दिया हानि घर ना आए जब तक जॉब नहीं मिलती। कल खाना भी नहीं दिया, किचन को ताला लगा दिया था। बात भूख की नहीं थी सर, बात बेबसी की थी। आज भी हम एक इस्लामी मुल्क में रहकर भी आज़ाद नहीं हैं। हमारी इज्जत आज भी इतनी ही गैर महफूज है जितनी पाकिस्तान बनने से पहले थी। अगर हाँ बोलूं तो औरत मर जाती है और इनकार करने की सूरत में इसे कत्ल करके किसी कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। औरत टीचिंग के अलावा मानो कोई और काम कर ही नहीं सकती और ये बात सब तालीमी अदारे जानते हैं। तभी लाख लाख की डिग्री होल्डर लड़कियों को चंद हजार देकर इनकी काबिलियत का मजाक बनाया जाता है। ये कोई नहीं सोचता उस्ताद के साथ भी पेट लगा होता है और इसकी भी वही बुनियादी ज़रूरियात हैं जो किसी भी शोबा ज़िंदगी से मुंसलिक शख्स की हुआ करती हैं। हानि ने आंसू साफ करके साफ गोई से कहा था। बस आज मैंने फैसला कर लिया, किसी के हाथों जीते जी मारी जाऊं, इससे बेहतर है अपने हाथ से हादसा बनकर खत्म हो जाऊं।
وہ صاف رنگت والی موٹی موٹی آنکھوں میں نمی لیے سامنے بیٹھی لڑکی ہادی کو بہت خاص لگی تھی۔ میری پرسنل سیکرٹری کی جاب ہے فی الحال، آپ کرنا چاہیں گی؟ ہانی اس کی اس آفر پر سوچ میں ڈوبی تھی۔ ہادی اس کا وسوسہ فوراً سمجھ گیا تھا۔ دیکھیں، جیسے یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اسی طرح ہر مرد اور پرسنل سیکرٹری کا باس برا انسان نہیں ہوتا۔ پرسنل سیکرٹری ہونا بہت ذمہ داری کی جاب ہے۔ بس کچھ نام نہاد مردوں اور عورتوں نے اس کو اپنی فطری غلاظت کی ملاوٹ کر کے بدنام کر رکھا ہے، مگر فی الحال میں آپ کو یہی جاب دے سکتا ہوں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ پہلی بات، آپ میرے ساتھ رہیں گی میری ہر میٹنگ میں اور ہر جگہ جہاں میرا آفیشیل وزٹ ہوگا، تو آپ محفوظ ہیں۔ میرا ضمیر خوش ہوگا کہ میں کسی کے سکون کی وجہ ہوں۔ تنخواہ بھی زیادہ ہوگی ٹیچنگ سے، اور آپ کی حفاظت بھی۔ دوسری بات، میں اس جاب کے لیے کوئی سمجھدار اور با کردار لڑکی چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر لڑکیاں فری ہو جاتی ہیں اور میرا امیج بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ میں ایک ٹو دی پوائنٹ پرسنل سیکرٹری چاہتا ہوں جیسا کہ آپ ہیں، مگر ایک مسئلہ ہے۔ وہ چلتا چلتا ایک دم رکا تھا۔ ہانی نے چہرے پر آتے بالوں کو سلیقے سے پیچھے کر کے چادر سے سر کو ڈھانپتے ہوئے ہادی کی طرف دیکھا تھا۔ ہمارے آفس کی گاڑی آپ کو پک اینڈ ڈراپ دے گی، اور کبھی کبھی آپ کو میرے ساتھ آؤٹ آف دا سٹی اور شاید کبھی کنٹری بھی جانا پڑ جائے، اور گھر جانے میں دیر سویر بھی ہو تو کیا آپ کے ماموں مامی اس بات کی اجازت؟ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ بہت لالچی ہیں سر، ان کو بس میری بولی کی زیادہ قیمت سے مطلب ہے۔ پے کتنی ہوگی سر؟ ایک بار پھر وہ نم آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ سٹارٹ ہم 40 سے لیتے ہیں، مگر آپ کے ساتھ جانے کیوں ہمدردی ہے تو آپ کو فی الحال 45 دیں گے۔ آپ فی الحال گھر جائیں اور صبح 7 بجے میرا ڈرائیور آپ کو لینے آ جایا کرے گا۔ یہ میرا کارڈ آپ رکھیں۔ ابھی اس نے کال ملائی تھی۔ عابد اندر آئیے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک آدمی اندر آیا تھا۔ عابد، یہ مس ہانی ہیں، میری پرسنل سیکرٹری۔ ان کو آفس کا موبائل دیں اور ابھی ان کے ساتھ ڈرائیور کو بھیج کر گھر چھوڑ آئیے۔ اس طرح ڈرائیور گھر بھی دیکھ لے گا، پھر صبح لانے میں آسانی ہوگی۔ آپ جائیں، میں ان کو بھیجتا ہوں۔ عابد جا چکا تھا۔ ہانی اٹھ کر جانے کو تھیں جب ہادی نے ان کو مخاطب کیا تھا۔ مس ہانی؟ ہانی نے فقط سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ کچھ پیسے رکھ لیں۔ ہادی نے 5000 کے 3 نوٹ والیٹ سے نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے۔ شکریہ سر، میں مجبور ضرور ہوں، مگر میرا ضمیر ابھی بھی آزاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول تو آپ نے سن رکھا ہوگا، کبھی بھی مجبوری میں کسی کا احسان مت لو۔ مشکل وقت گزر جائے گا، مگر وہ احسان پوری عمر کے لیے آپ کو مقروض کر دے گا۔ جزاک اللہ، صبح ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ وہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے بھی رکی نہیں تھی، اور سامنے کھڑا ارب پتی شخص ایک دم خود کو 2 ٹکے کا سمجھنے لگا تھا۔ وہ پیسے ہاتھ میں پکڑے محض ان کو دیکھتا رہا، اور پھر گلاس وال سے نظر آتی اس ضرورت مند خوددار لڑکی کو کچھ تو تھا جو وہ ساتھ لے گئی تھی۔ شاید اس کو چین کہتے ہیں۔ ہادی بے چین سا پیسے ٹیبل پر رکھ کر سوچ رہا تھا کہ آج کے دور میں کوئی اتنی رقم لینے سے انکار کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی جو زمانے کا ستایا ہوا ہو۔ شی از اے ریئل گرل، شی از اے ریئل ہیومن بینگ، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ رابی نے سعدیہ کی ساری شاپنگ اپنی پسند سے کی تھی۔ اب وہ سامان سے لدے پھدے گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ زہیب نے سامان کار کی ڈگی میں رکھ دیا تھا۔ سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے رابی کے علاوہ۔ وہ منہ بنا کر گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ رابی، اندر آ کر بیٹھو، ادھر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ پروین بیگم بٹوے میں پیسے گنتے بولی تھی۔ وہ ایک نظر ماں پر ڈال کر انسنی کر گئی تھی۔ وقار جلدی سے باہر نکلا تھا۔ آپی کیوں امو کو جلال دلا رہی ہو اس وقت؟ اندر آ کر کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ وقار آہستہ آہستہ کان کے پاس ہو کر پوچھ رہا تھا۔ زہیب اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ جمائے مسکرا کر دونوں کی کارروائی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ زیادہ بچے نہ بنو وقار، پتا تو ہے تمہیں، جب تک میں وہ چاچا پھجے کی چاٹ نہیں کھا لیتی میں کبھی پہلے گھر گئی ہوں جو آج جاؤں گی؟ وہ دبی دبی آواز میں ماں کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ گندی چاٹ جو امی کہتی ہیں کینسر اسی چاٹ کی وجہ سے تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہ والی؟ وقار نے رازداری سے پوچھا تھا۔ وہ سنتے ہی خوش ہوئی تھی۔ ہاں وہی چٹاخ، وہ چٹکارا لیتے ہوئے بولی تھی۔ آہ گندی! وقار نے ابکائی کی ایکٹنگ کی تھی۔ زیادہ بکواس نہ کرو، میں زہیب بھائی کو ساتھ لے کر جاتی ہوں، تم بیٹھو ادھر، ڈاکٹر امو کے ساتھ، بڑی آئی کینسر کی ماہر ڈاکٹر۔ رابی نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ پروین بیگم جو باہر نکل آئی تھی اس کی ساری بات سن چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی زہیب تیزی سے باہر آیا تھا۔ چاچی مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھاتے ہیں؟ چلو آ جاؤ، میں گاڑی لاک کرتا ہوں۔ زہیب نے بات کا رخ بدلا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، میں نہیں کھاتی یہ بازار کا جراثیمی کھانا،
इस न दीदी को खिला लाओ, ये ना हो ये मर जाए और मैं लोगों को वजह भी ना बता पाऊं कि जरासीम ना खाने पर मौत वाक़या हो गई है बेचारी की। परवीन बेगम ने अपना सारा गुस्सा इस जुमले में निकाला था। वो खूनख्वार नजर राबी पर डालकर अंदर बैठ गई थी, जबकि राबी ने अल्लाह और ज़ुहैब का दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। अम्मू मैं भी जा रहा हूँ, कोई जूस शूस पी लूंगा, वकार ने सादतमंदी से कहा था। कोई जरूरत नहीं, अब अपनी बात पर कायम रहो, जूस मैं लेती आऊंगी। राबी ने वकार को कार में जबरदस्ती बिठाते हुए तंजिया कहा था। मेरा पुत्र तुम बैठो माँ के पास, मैं जाकर घर का ताज़ा और खालिश जूस बनाकर दूंगी अपने बेटे को। कोई जरूरत नहीं आलूदा जूस लाने की। वकार का मुंह लटक गया था। परवीन बेगम ने राबी को घूरा था। जुहेब और राबी फूड एरिया में जाकर बैठ गए थे। चाट का ऑर्डर दे दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया जुहेब भाई, पता है मैं बड़ी ही तंग हूँ अम्मू से, कोई भी काम मुझे अपनी मर्जी से करने ही नहीं देती, बात बात पर टोकती हैं। वो चादर ठीक करती हुई बच्चों की तरह बोली थी। गुड़िया, माँ से बढ़कर कोई भी आपका अपना सगा और हमदर्द नहीं हो सकता। वो बस चाहती है कि हमारी औलाद ना बीमार हो और ना ही परेशान, बस इसीलिए औलाद की नज़र में बुरी बन जाती हैं, मगर फिक्र में रोक टोक से बाज नहीं आ सकती। जुहेब ने लड़के से चाट लेकर टेबल पर रखते रखते कहा था। अरे ये क्या, आप नहीं खाएंगे, बस एक प्लेट? राबी ने चम्मच भरकर एक आंख बंद करते हुए कहा था। हाय, आज लगा जिंदा हो गई हूँ, इतनी मजे की चाट, या अल्लाह तेरा शुक्र। एक और चम्मच भरकर राबी ने कहा था। जुहेब इसे देखकर मुस्कुरा कर रह गया था। आप भी मंगवा लेते कुछ अंकल, चम्मच भरते हुए इसने मुफीद मशवरा दिया था। जुहेब ने चाय का कप हाथ में उठाकर इसको दिखाया था कि वो मंगवा चुका है। एक 7 अप भी मंगवा दें अंकल, वो सीसी करती अपना हाथ मुंह के आगे पीछे करती हुई बोली थी। जुहेब ने मंगवा दी थी। वो सब खा पीकर घर वापस आ गए थे। राबी जल्दी करो, रख दिया सारा सामान गाड़ी में? जी अम्मी रख दिया, खुद तैयार भी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ अम्मू? राबी चलो ये लिपस्टिक हल्की करो बेटा, औरत पर सिंगार शादी के बाद सिर्फ अपने शोहर अपने महरम के लिए ही जचता है। परवीन बेगम ने अपने दुपट्टे से इसकी लिपस्टिक आराम से कम करते हुए कहा था। और आप ही प्यारी लड़कियों को जिन चिमड़ जाते हैं। वकार ने शक्ल बिगाड़ कर राबी को डराया था। अम्मू मैं जा ही नहीं रही। राबी नाराज होकर अपने कमरे में जा चुकी थी। वकार जिनका कहने की क्या जरूरत थी। इससे पहले कि वकार कोई जवाब देता, शफीक साहब ने सबको गाड़ी में बैठ जाने का कहा था। जुहेब ड्राइविंग सीट पर और शफीक साहब इनके साथ फ्रंट पर बैठ गए थे। ये राबिया क्यों नहीं आई अब तक? अब्बू व अम्मू ने मूड खराब कर दिया है आप ही का, वकार मनमनाया था, जिस पर परवीन बेगम ने इसको घूरा था। चाचू मैं लेकर आता हूँ गुड़िया को। जुहेब बाहर निकला था। राबी दुपट्टा बेड पर रखकर कोसने देने बैठी हुई थी। एक हाथ में पानी का गिलास पकड़े हुए था। गुड़िया चलो उठो, देर हो रही है। जुहेब ने पास रखा दुपट्टा इसकी तरफ बढ़ाया था। मैं हरगिज नहीं जा रही जुहेब भाई, अम्मी ने मेरे सारे मूड का सत्यानाश मार दिया है, वो नाराज होती बोली थी। गुड़िया फिलहाल मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, चलो उठो। जुहेब ने हम रंग जोड़े का दुपट्टा इसके सर पर देकर जल्दी से इसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया था। वो सैंडल पहले ही पहने हुए थी। जुहेब का ये अमल बहुत आम सा था, मगर राबी को अपने हाथ पर इसका लम्स अंदर तक सरशार कर गया था। वो खोई खोई सी महज इसको देख कर रह गई थी। होश इसे तब आई जब इसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर इसको अंदर बैठने का इशारा करके इसका हाथ छोड़ा था। गाड़ी चल पड़ी थी। राबी कभी अपनी कलाई को देखती, जिस पर जुहेब के हाथ की गिरफ्त की वजह से चूड़ियों का पारा पूरी कलाई पर फैल चुका था, और कभी गाड़ी चलाते शफीक साहब के साथ खुश गपियों में मसरूफ बैठे जुहेब को देखती। कुछ तो था जो बिल्कुल भी मामूली नहीं था। इसका लम्स हाथ से ज्यादा दिल पर महसूस हो रहा था। हानि को ड्राइवर एक पुराने मोहल्ले में छोड़कर चला गया था। गली में मौजूद कुछ लोगों ने हानि को इतनी खूबसूरत गाड़ी से उतरता देख एक दूसरे को हैरानगी से देखा था। उनकी नजरों में फकत खोज थी जो हानि को सरता पैर देखकर वो कर रहे थे। हानि ने दुपट्टा और अच्छे से अपने गिर्द लपेट कर अपने घर का दरवाजा खटखटाया था। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा इसके मामू ने खोला था। उन्होंने नागवारी से इसे देखकर अंदर आने का रास्ता दिया था। अरे अंदर किधर आ रही हैं मैडम जी, जॉब मिली? मामी ने हानि को आड़े हाथों लिया था। जी मामी, कल से 7 बजे जाऊंगी। इसके साथ ही हानि हादी के साथ हुई जॉब की नौयत के हवाले से सारी बातें दोनों को गोशे गुजार कर दी थी, जिसे सुनते ही दोनों की आंखों में चमक पैदा हुई थी। अरे वाह मेरी बेटी, चलो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। 45,000, हाय और अब्बा। मामी खुशी से हानि के सर पर हाथ रखती किचन का ताला खोलने लगी। हानि ने लंबी सांस खींचकर मामू की तरफ देखा था, जो शर्मिंदा से अपने हाथों की तरफ देख रहे थे। इतना भी काफी है मामू।
हानि ने दिल में सोचा था। वो अपनी फाइल लिए अपने कमरे और कम स्टोर ज्यादा नुमा कमरे में गई थी। अब वो वजू करके नमाज पढ़ने बैठ गई थी। या अल्लाह, तू तो जानता है मैं कितनी मजबूर हूँ इस जॉब के लिए। वो शख्स जैसा भी है इसे मेरे हक में अच्छा साबित करना। या अल्लाह, मैं अपनी इज्जत तेरे हवाले करती हूँ, मेरी इज्जत की हिफाजत करना। या अल्लाह, बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, इज्जत और पर्दे की जिंदगी के अलावा तुझसे कुछ नहीं चाहती। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। वो चेहरे पर हाथ फेर कर जाए नमाज उठाकर बाहर आई थी, जहां मामी एक छाबी में एक रोटी के साथ थोड़ा सा अचार डालकर इसकी मुंतजिर थी। हानि रात की भूखी थी। इसने जल्दी से मामी के हाथ से खाना लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया था। रोटी इसकी भूख से बहुत कम थी। वो हर निवाले के साथ पानी का एक घूंट भरती ताकि पेट भर सके। अच्छा हानि, खाना खाकर तुम थोड़ा रेस्ट करके फिर सोनी और राजू को पढ़ा देना। आजकल इम्तहानात होने वाले हैं इनके। मैं जरा काम देख लूं। मामी कहकर उठ चुकी थी। वो खाना खाकर कुछ देर सुस्ताने लेट गई थी। देखें सादिया, आप लोगों की अमानत है। 5 साल हो गए हमें आपकी अमानत संभालते संभालते। अब जाकर अगर आप लोगों को ख्याल आ ही गया है तो बस देर ना करें, आज ही इसको साथ ले जाएं। भाई, हमें तो कोई एतराज नहीं। बड़ी भाभी ने तबूत पर गोया आखिरी कील ठोंकी थी। इनकी बात ही अरफे आखिर समझी जाती थी। सादिया दो भाइयों की इकलौती बहन थी। इनकी सादिया से मोहब्बत में कोई कमी या शक नहीं था। मगर ननद कितनी भी अच्छी हो, वो भाभीियों को अपनी पुरसुकून जिंदगी में एक आंख नहीं भाती। असली नफरत अपनी अरूज पर थी। माँ बाप की मौत के बाद से इसके लबों पर खामोशी का जो कुफल लग चुका था, वो भाभीियों के रोज रोज के हथकंडों से भी नहीं टूटा था। वो चुपचाप हर बताया जाने वाला काम करती और अपने कमरे में कुरान पाक लेकर बैठ जाती। ज़ुहैब से इसकी कोई दिली वाबस्तगी नहीं थी। होती भी कैसे, जो शख्स मनकूहा के नाम पर हर माह हजारों रुपए इसके भाइयों को भेजकर अपना फर्ज अदा कर रहा था, उसके लिए भी वो एक अनचाहा बोझ, अनचाही जिम्मेदारी है। वो ये बात मान चुकी थी। वो घर के पुराने कपड़े पहने हुए थी जो कि अपनी मियाद कब की पूरी कर चुके थे। घर में सादिया के अलावा हर फर्द आज ज़ुहैब और इसके चाचा चाची की आमद से वाकिफ थे। अगर कोई बेखबर था तो वो सादिया थी, जिसे आज फजर के बाद से घर के हर काम में उलझा दिया गया था। वो इस वक्त भी किचन में अबतर हुलिये में खड़ी सारा खाना तैयार करके बिरयानी को दम लगाकर अब किचन साफ करके बर्तन धो रही थी, जब इसकी छोटी भाभी की 15 साला बेटी, जो कि काफी अच्छे से तैयार हुई थी, इसके पास आई थी। अम्मी कह रही हैं जाकर नहा लो और जो जोड़ा वो निकाल कर रख आई हैं वो पहनकर तैयार भी हो जाओ। सच कहा है किसी ने, किससे कैसा रवैया रखना है बच्चा इस बात का फैसला अपने बड़ों को देख कर करता है। सादिया के साथ हर किसी का रवैया नौकरों वाला था। बच्चे भी अपनी इकलौती फुफ्फो को घर का फकत नौकर समझते थे, जिससे जैसा भी रवैया रखा जा सकता था। शुरू शुरू में भाइयों को एतराज हुआ था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता घर का सुकून बना रहे और सादिया को कम से कम जलील किया जाए, वो ये सोचकर चुप हो गए थे। सादिया ने अपने भाइयों को बीवियों के आगे मजबूर मानकर अपने दिल से उम्मीद और तवक्कुआत का हर सफा उखाड़ फेंका था। वो पुरसुकून थी। हर बार उम्मीद की मौत इंसान को ना उम्मीद नहीं करती। शायद इंसान भूल गया है खुदा की जात से ना उम्मीदी कुफर है, इसकी बनाई मखलूक से ना उम्मीदी तो सही मायनों में जिंदगी का नाम है। ऐसे क्यों देख रही हो? जाओ, भाई की बेटी बदमजा सी बोली थी। सादिया ने आखिरी बर्तन को धोकर रखा था। वो माथे पर आया पसीना दुपट्टे से साफ करती किचन से बाहर आई थी। वो कमरे में आई थी जहां एक काम वाला जोड़ा बेड पर पड़ा था। वो इसकी माँ ने इसकी बरी के लिए बहुत पहले बना कर रखा था, जो माँ के इंतकाल के बाद से इसकी माँ के बाकी मानदा सामान के साथ बड़ी भाभी की तहवील में था। एक आंसू बहकर इसके हाथ में पकड़े जोड़े पर आकर गिरा था। इतने में दरवाजा नोक हुआ था। अरे नोक क्या करना भाई, शरीर मनकूहा है तुम्हारी, चलो अंदर कर लो जो बात करनी है, मैं तब तक खाना देख लूं। छोटी भाभी ज़ुहैब को अंदर भेजकर दरवाजा बंद करके जा चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहैब ऐनक ठीक करता बोला था। वालेकुम अस्सलाम, सादिया ने आंसू साफ करते हुए बोला था। आए बैठे, वो कुर्सी खींच कर बोली थी। सादिया, मैं आपको अपने साथ लेकर जाने आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई एतराज नहीं होगा। ज़ुहैब ने इस शिकस्ता हाल लड़की को बगौर देख कर कहा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, वो उठकर इसके पास बेड पर आकर बैठ गया था। सादिया, मैं हर माह 50,000 भेज रहा हूँ, सिर्फ आपकी ज़रूरियात की खातिर। मेरी बीवी फिर भी मुझे इस हुलिये में मिलेगी, वो भी आज के दिन। मैं ये सोच भी नहीं सकता था। वो कमज़ोर सी परेशान हाल लड़की, जिसकी सेहत को घर के अफराद की जुबानों ने निगल लिया था, वो सपाट चेहरा लिए इसे देख रही थी। ज़ुहैब ने सादिया का कमज़ोर हाथ अपने हाथ में थाम कर दुख से कहा था,
अपनी चीज किसी और को सौंप कर इसकी हिफाजत की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है ज़ुहैब, वो खला में देख कर बोली थी। मेरा इरादा तुम्हें कुछ रसूमात करके लेकर जाने का था, मगर अब मजीद तुम्हें रुस्वा नहीं करूंगा। मैं बहुत कुछ लाया हूँ, तुम वो सब पहनकर आज मेरी दुल्हन बनकर मेरे साथ जाओगी। मैं सब लेकर आता हूँ। वो तेजी से बाहर गया था और सामान से भरा हुआ बैग इसके पास ला कर रखा था। तुम नहा लो, मैं गुड़िया को भेजता हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देगी। वो कहकर एक बार फिर लंबे लंबे डग भरता जा चुका था। राबी ड्राइंग रूम में सब में गुमसुम सी अपनी कलाई पर हाथ रखकर पुरसुकून सी बैठी हुई थी। गुड़िया इधर आओ, ज़ुहैब ने इसे आवाज दी थी। वो माँ के मुस्बत इशारे पर उठकर इसके पास आई थी। जी ज़ुहैब भाई, वो साइड वाला कमरा तुम्हारी सादिया भाभी का है, उधर जाकर बैठ जाओ। वो नहा कर निकलती हैं तो इनको मेरी दुल्हन बना दो। ज़ुहैब अपने मखसूस अंदाज में ऐनक ठीक करके मुस्कुरा कर बोला था। राबी का दिल न जाने क्यों इस बात से खुश नहीं हुआ था। वो बदले में मुस्कुरा नहीं सकी थी। ज़ुहैब दोबारा सबके साथ जाकर बैठ गया था। राबी कभी कमरे को देखती, कभी जाते हुए ज़ुहैब को, और कभी अपनी पारा लगी कलाई को। वो बेचैन सी सादिया के कमरे में जाकर बैठ गई थी। अपने हाथ से खरीदा हुआ सामान वो बैग से निकाल कर बाहर रख रही थी जब सादिया तौलिए में बाल लपेटे बाहर आई थी। अस्सलाम वालेकुम सादिया आपी, राबी मोहब्बत से इस कमजोर दुबली पतली लड़की से गले मिलकर बोली थी। वालेकुम अस्सलाम राबिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ही चलें, आज मैं अपने हाथों से आपको मिसेस ज़ुहैब बनाऊंगी। राबी ने दिल से सादिया को कल की शॉपिंग वाले कपड़े पहनाकर 16 सिंगार करके दुल्हन बनाया था। वो बहुत प्यारी लगने लगी थी। आज इसे गुलामी से आज़ादी मिली थी। सारी खुशी शायद इसी की थी। आप यहाँ बैठे, मैं अम्मू से पूछकर आपको फिर बाहर लेकर जाती हूँ। सादिया ने मुस्कुराकर राबी की बात पर सर हिलाया था। राबी बेटा, सादिया को कहो खाना लगा दे, बड़ी भाभी ने तन कर कहा था। बेगम, आज वो इस घर से जा रही है, आखिरी लम्हे चल रहे हैं, कम से कम अभी तो इसको बख्श दो। बड़े भाई ने करीब होकर हिम्मत दिखाई थी, जिस पर बड़ी भाभी का मूड बिगड़ा था, मगर वो पी गई थी गुस्सा। जुल्फी, अपनी बीवी को बोलो खाना लगवा दें। बड़ी भाभी ने देवर के कोट में गेंद डाली थी, जिस पर इसकी बीवी का भी मूड बिगड़ा था। बड़े भाई ने अपनी बीवी, भाई और भाभी को इशारे से बाहर बुलाया था। शर्म नहीं आती तुम दोनों को जरा भी? खुद भी अल्लाह ने बेटियां दे रखी हैं, हर काम मेरी यतीम बहन से ऐसे लेते रहे जैसे इसने चुटकी बजा कर देना था। फिर भी कभी इसका एहसान मानना तो दूर, कभी इस घर के फर्द होने तक का मान और इज्जत नहीं दी। और आज जब वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा रही है, तो आज भी तुम दोनों इसका पकाया हुआ खाना तक मेज पर नहीं सजा सकती। दोनों खवातीन के लिए बड़े भाई का ये जुमला बिल्कुल गैर मुतवक्का था। वह एक दूसरे को थूक निगल कर देख रही थीं। तुम दोनों औरतें ही हो ना? वो गुस्से से धाड़े थे। मैं सिर्फ अपनी बहन के सुकून के लिए आज तक चुप था। मुझे डर था कि तुम दोनों मेरी हमायत की वजह से इसका जीना मजीद हराम ना कर दो। अब जैसे कि वो अपने घर क्या, ये मुल्क ही छोड़कर जा रही है, तो अब ये उस पर किए एक एक जुल्म का बदला तुम दोनों को देना पड़ेगा। तैयार रहना। बड़े भाई ने छोटे भाई को साथ आने का इशारा किया था। दोनों खवातीन की टांगें कांपने लगी थीं। भाई साहब का ये रूप उन दोनों के लिए बिल्कुल नया था। वो मजीद कोई बात किए तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजे में खड़ी सादिया ने अपने भाई की इस मोहब्बत पर अपना चेहरा भीगा हुआ पाया था। वो मुस्कुराकर आंसू साफ करके कमरे में आकर बैठ गई थी। खामोशी से खाना खाया गया था। राबी अपना और सादिया का खाना कमरे में ही ले आई थी। अब सादिया की रुखसती का वक्त आन पहुंचा था। ये अम्मा जान की मेरे पास तुम्हारी अमानत है सादिया बेटा, ये रख लो। बड़े भाई ने 10 लाख का चेक एक हाथ सादिया के सर पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से सादिया के हाथ में थमाया था। भाई, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आपने इतना अरसा अपने घर में रहने दिया, यह एहसान ही बहुत है, आप ये अपने पास रखें। सादिया ने सपाट चेहरा लिए दोनों भाभियों को देखते हुए कहा था। वो नजरें चुरा गई थीं। बड़े भाई ने जबरदस्ती चेक सादिया को थमा दिया था। अब वह दोनों बहन भाई के सर पर हाथ रखे रो रहे थे, जबकि दोनों भाभियां शर्मिंदगी और गुस्से से मिले जुले तासुरात लिए सारी सूरत हाल खामोशी से देख रही थीं। ज़ुहैब ने सादिया का हाथ पकड़कर इसे गाड़ी में बिठाया था। राबी को सादिया की किस्मत पर जाने की रश्क आया था। ज़ुहैब, सादिया और राबी घर की कार में, जबकि शफीक साहब, परवीन बेगम और वकार ने घर जाने के लिए गाड़ी मंगवाई थी। घर पहुंचकर परवीन बेगम ने फौरी तौर पर गेस्ट रूम को फूल मंगवा कर इसे वकार की मदद से सजाया था, जबकि ज़ुहैब शफीक साहब के पास ड्राइंग रूम में बैठे यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। सादिया राबी के कमरे में बैठी राबी की ना खत्म होने वाली खाने पीने की बातें मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुन रही थी। सादिया बाजी, आपको पता है मुझे खाने में बहुत कुछ पसंद है, मगर मुझे खुद से कुछ भी पकाना नहीं आता।
ہاں 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 دیں تالی، رابعہ خوش دلی سے کہا لگا کر سعدیہ کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی تھی۔ ہاں ہاں بس کر دو پاگل لڑکی، میں اور نہیں ہنس سکتی۔ مار ڈالو گی کیا؟ سعدیہ اس کی ہٹ دھرمی پر لوٹ پوٹ ہو کر بولی تھی۔ ارے آپ کیوں مرنے لگی؟ ابھی ابھی تو ہم نے جینا شروع کیا ہے۔ زہیب جو کچھ دیر سے دونوں کی باتوں پر دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا، اندر آتے ہوئے بولا تھا۔ زہیب کی نظروں کا محور سعدیہ تھی جو شرما کر اپنا عروسی دوپٹہ سنبھالنے لگی تھی۔ رابی کی ہنسی اڑن چھو ہوئی تھی۔ وہ زہیب کو سعدیہ میں مگن دیکھ کر وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ آپ بھی نہ بچی کے سامنے تو تھوڑا لحاظ کر لیتے، وہ کیا سوچتی ہوگی؟ سعدیہ نے نظریں مزید جھکا کر آہستہ سے کہا تھا۔ سعدیہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم کتنی خاص کتنی اہم ہو میرے لیے۔ تمہاری ساری محرومیوں کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میرا بس چلے تو پوری دنیا کے آگے چیخ چیخ کر اپنا اظہار محبت ریکارڈ کرواؤں۔ زہیب قریب آ کر بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سعدیہ کا ہاتھ تھامتا، پروین بیگم کمرے میں نوک کر کے داخل ہوئی تھیں۔ ماشاء اللہ میری بہو تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ چلو بیٹا آپ کا کمرہ تیار ہے، کچھ رسم بھی ہے، سب آپ دونوں کے منتظر ہیں۔ وہ سعدیہ کا ہاتھ زہیب کے ہاتھ میں دے کر ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے باہر نکلی تھیں۔ وہ دونوں گیسٹ روم کے پاس پہنچ کر رک گئے تھے۔ وہاں وقار اور رابی دوپٹے کا ایک ایک سرا پکڑے اندر جانے کے لیے رقم مانگ رہے تھے۔ انکل مجھے پورے 5,000 چاہیے پھر اندر جانے دوں گی، سعدیہ باجی کے ساتھ۔ رابی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر چہک کر بولی تھی۔ ارے ایسے کیسے بیٹا، بس 1,000 دے دو، جان چھڑواؤ ان سے۔ شفیق صاحب زہیب کو محبت سے دیکھ کر بولے تھے۔ کیوں بھائی، میں تو نہیں لیتی 1,000، رابی ناراض ہوتے ہوئے بولی تھی۔ یہ لیں جناب، آدھے آدھے کر لیں، بس ہماری بیگم صاحبہ کو ہمیں اندر لے جانے دیں۔ زہیب نے اپنا والیٹ نکال کر رابی کے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں سے ادب سے تھمایا تھا۔ سعدیہ کا رنگ شرم سے لال ہوا تھا، وہ خدا کا شکر دل ہی دل میں ادا کرتی ہوئی زہیب کو دیکھ رہی تھی۔ رابی کچھ لمحے زہیب اور سعدیہ کو دیکھتی رہی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، والیٹ واپس دیکھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ پوری افلاطون ہے یہ لڑکی، کب کیا کرے گی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ چلو بیٹا آپ اندر چلو، میں دیکھتی ہوں اس نیم پاگل کو۔ پروین بیگم دروازہ اندر کی طرف کھول کر بولی تھی۔ اور میرے پیسے؟ وقار نے منہ بسور کر کہا تھا۔ یہ والیٹ لے لو، اپنا حصہ لے کر باقی گڑیا کو دے دینا، زہیب نے والیٹ آگے کرتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ ارے کوئی ضرورت نہیں، چل میں تجھے دیتی ہوں 1,000 دونوں کا، آپ لوگ اندر چلو، سعدیہ تھک گئی ہوگی، پروین بیگم نے والیٹ واپس زہیب کو تھما کر کہا تھا۔ زہیب سعدیہ کو لے کر اندر چلا گیا تھا، جبکہ پروین بیگم وقار کے ساتھ رابی کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ واش روم میں تھی، نل چلنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ لگتا ہے پاگل لڑکی اس وقت نہانے گھس گئی ہے۔ چلو تم بھی چلو اپنے کمرے میں بھی ذرا عشاء پڑھ لوں، بہت درد ہے آج ٹانگوں میں، سوچا تھا آج رابی سے مالش کرواؤں گی، مگر پروین بیگم تھکاوٹ کا اظہار کرتی ہوئی بولی تھی۔ امّو پیسے دے دوں گی صبح دونوں کو، رابی مت بنو وقار، پروین بیگم جھنجھلا کر بولی تھی۔ وہ دونوں رابی کے کمرے کا دروازہ بند کر کے جا چکے تھے۔ رابی شاور کے نیچے اسی جوڑے میں گم سم بیٹھی تھی۔ زہیب بھائی ایک عرصے سے سعدیہ باجی کے نکاح میں ہیں، پھر آج تو یہ ہونا ہی تھا، پھر مجھے یہ بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ آخر زہیب بھائی تو مجھے اپنی چھوٹی بہن گڑیا کہتے ہیں، بچپن میں مجھے گود میں کھلایا ہے، تبھی ان کا لمس تھوڑا بے چین کر گیا مجھے، شاید یہی وجہ ہوگی۔ شاید، مگر سعدیہ باجی مجھے ان کے ساتھ کیوں نہیں اچھی لگ رہی ہیں؟ میں ان سے کم عمر اور زیادہ خوبصورت ہوں، کم از کم یہ حسد تو نہیں ہے پھر؟ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ سعدیہ باجی تو پہلے بہت دکھی زندگی گزار چکی ہیں، یہ زہیب بھائی ان کی زندگی کی پہلی اور آخری خوشی ہیں، میں بس اب ان کا بہت سارا خیال رکھوں گی، سعدیہ باجی کا بھی اور انکل کا بھی، میں اب بالکل فضول نہیں سوچوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ان دونوں کے ہاتھ پکڑنے سے، بس ہاں یہی فائنل ہے اب۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی، شاور بند کر کے نائٹ سوٹ پہنے وہ پرسکون سی سونے لیٹی تھی، مگر دھیان بار بار گیسٹ روم کی طرف چلا جاتا۔ آخر مجھے اعتراض کس بات پر ہے؟ میاں بیوی ہیں وہ تو اس میں عجیب کیا ہے؟ میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھنسا کر بے بسی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سلیپنگ پل کھا کر دوبارہ سونے لیٹی تھی، جس سے وہ جلد ہی اس اذیت سے آزادی پا کر سو گئی تھی۔ مامی 7 بج گئے ہیں، میری گاڑی آ گئی ہوگی، میں نکل رہی ہوں، دروازہ بند کر لیں، ہانی چادر میں خود کو اچھے سے چھپاتے ہوئے جاتے جاتے بولی تھی۔ اچھا ہانی بات سن میری۔ جی مامی، جتنی دیر بھی تیرا باس تجھے روکے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، بس میری بیٹی تم نے دن رات محنت کرنی ہے، بس اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، اس کی خوشی میں کوئی کسر نہیں رکھنی، نئی نوکری ہے، ابھی سے خوش رکھنا تاکہ تنخواہ بڑھا دے تیری، اچھا تم سمجھ رہی ہو نا میری بات ہانی؟
मामी राजदारी से अपना दुपट्टा कान के पीछे करती मखसूस जनाना अंदाज में पूछ रही थी। जी जी अच्छा। हानी मामी की बातों का मफहूम समझकर चकराते चकराते बची थी। वो घुटी आवाज में गले में आंसुओं का गोला दबाकर मुश्किल बोल पाई थी। इतने में बाहर खड़ी ऑफिस की गाड़ी ने अपनी आमद की खबर हारन देकर दी थी। हानी इसमें आकर बैठ गई थी। लगभग आध घंटे में वो ऑफिस पहुंच चुकी थी। पर्सनल सेक्रेटरी के कैबिन में वो आकर बैठ गई थी। इसे करना क्या है वो समझने से कासिर थी। वो बॉल पॉइंट हाथ में पकड़कर घुमा रही थी जब टेबल पर पड़ा पीटीसीएल बजा था। इसने रिसीवर उठाकर अस्सलाम वालेकुम बोला था। दूसरी तरफ हादी था, जिसने इसे अपने ऑफिस में बुलाया था। वो फौरन अंदर आई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मिस हानी, गुड मॉर्निंग। हादी ने मुस्कुराकर इसे बैठने का इशारा किया था। अब वो किसी को कॉल मिला रहा था। कुछ देर में आबिद साहब एक लड़की के हमरा अंदर आए थे जिसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। मिस हानी, ये आप इनसे ले लेंगे, आपके लिए हैं। अभी अभी इनमें से कोई आप पहनकर अपना पहला ऑफिस का दिन स्टार्ट कर सकती हैं। हानी ने उठकर इस लड़की के हाथ से वो खूबसूरत, उम्दा और जदीद मगर सादा अबाए लिए थे। वह मुख्तलिफ रंगों के 10 अबाए थे और बाकी आप ऑफिस की छोटी छोटी लवाजमात खुद ही समझ जाएंगी। कुछ मिस तूबा आपको सिखा देंगी, आप इनके साथ जाएं। आज हमारी 10 बजे एक जगह मीटिंग है, फिर वहां आपको मेरे साथ जाना है। एक हफ्ता आपको बस सब देखना और सीखना है। इसके बाद मेरी हर मीटिंग की सरदर्दी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। क्लियर मिस हानी? जी सर। हानी पुरजोश से बोली थी। वो मिस तूबा के साथ आई थी, जिसने इसे कुछ चीजें बताई थी। एक घंटा वह इधर उधर काम समझकर दोबारा अपने कैबिन में आकर बैठी थी। वो अबाया भी पहन चुकी थी। या अल्लाह, मैं रोज के सूट बदलने से कितनी परेशान थी। इस तेरे बंदे ने मेरा मसला हल कर दिया। वो खूबसूरत स्टॉलर से हिजाब किए पुरसुकून सी बैठ गई थी। सर 10 बजे से पहले कॉफी पीते हैं, भिजवा देना। तूबा की बात याद आई थी। इसने इसकी दी हुई डायरी से नंबर मिलाया था। लड़का कुछ देर पहले ही गया है। इसके बाप का एक्सीडेंट हो गया है। दूसरी तरफ से किचन में मौजूद बंदे ने इससे मतला किया था। बॉस को खुश रखना, मामी की आवाज कानों में गूंजी थी। वो जल्दी से उठकर थोड़ी आगे जाकर साइड पर मौजूद छोटे से किचन में आई थी, जहां हर सामान मौजूद था। वो कॉफी बनाकर खुद ही हादी के ऑफिस आई थी। सर आपकी कॉफी बहुत अच्छे वक्त पर लाई हैं। अभी जो मीटिंग है इसका बहुत प्रेशर है मुझ पर। सर फट रहा था। हादी ने फौरन कॉफी का मग मुंह को लगाया था। अरे वाह, क्या कॉफी बनाई आज तबरेज ने। सारी थकावट खींच ली मेरी, मजा आ गया। सर वो ये, इससे पहले कि हानी बात मुकम्मल करती, हादी ने इसे मीटिंग की फाइल देकर इसे पढ़ने को कहा था। हानी इधर ही मौजूद सोफे पर बैठकर आज की मीटिंग के पॉइंट्स समझने की कोशिश करने लगी थी। जो कुछ समझ आ रहे थे, कुछ ऊपर से गुजर रहे थे। वो परेशान सी हादी को देख रही थी, जो व्हाइट ड्रेस शर्ट पहने कुर्सी पर नीम दराज सा कॉफी पी रहा था और चेयर भी साथ साथ घुमा रहा था। चले मिस हानी। वो तेजी से उठा और अपना कोट पहनकर अब ग्लासेस लगाता हुआ हानी से मुखातिब था। जी सर। वो भी उठी थी। वो दोनों साथ ही नीचे आए थे। मेरी शुरू से आदत है, मैंने हर काम के लिए वर्कर रखा है, मगर अपनी गाड़ी मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ। वो अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करके बोला था। इसने आगे का दरवाजा हानी के लिए खोला था। हानी गाड़ी में बैठ गई थी। हादी ने हस्बे आदत थोड़ी देर बाद सिगरेट दांतों में दबाकर लाइटर निकाला था। हानी को शुरू से ही सिगरेट से शदीद मसला था, मगर वो खामोश रही। हादी मजे से कश लेता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। सर गाड़ी रोक दें। हादी ने फौरन इस बात पर अमल किया था। हानी ने तेजी से उतरकर कह की थी। हादी परेशान सा इसे देख रहा था। आप ठीक हैं? किसी अस्पताल ले चलूं? नहीं, बस मुझे सिगरेट से ऐसा हो जाता है, अब ठीक हूँ। हादी शर्मिंदा सा अब गाड़ी के चारों दरवाजे खोलकर एयर फ्रेशनर कर रहा था। आप पहले बता देती हानी। वो अंदर बैठने का इशारा करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। बाकी का सफर खामोशी से गुजरा था। मीटिंग की जगह पर पहुंचते पहुंचते और वापसी तक रात के 8 बज चुके थे। मीटिंग शहर से दूर एक होटल में थी। मैं आपको घर छोड़ आऊंगा आज, हादी ने रिस्ट वॉच पर नजर डालकर कहा था। कुछ खाएं? वो उतरकर पैक खाना गाड़ी में ही लाया था। खाना खाकर वो जल्दी से बाहर गया था। हानी आराम आराम से खाना खाती इधर उधर देख रही थी, जब इसकी नजर हादी पर पड़ी थी, जो गाड़ी से दूर एक चेयर पर बैठा सिगरेट पी रहा था। हानी को इस एहतराम पर अजीब सी खुशी हुई थी। इसके लब बेसबब मुस्कुरा दिए थे। जी तो नाजरीन, ये नावल हसद बेसबब कंप्लीट नावल का पार्ट 1 आपको कैसा लगा? पार्ट 2 इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।